अभिनव पूजा सहगल के पास जाने की जिद कर रहा था, लेकिन उधर वो अनिका भी घबरा गई थी कि अगर वो वहां जाएगा तो पकड़ा जाएगा। अब क्या करेगा अभिनव, जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, अपनी कहानी के एपिसोड नंबर 12 में हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कहानी आपको अच्छी लगती है तो एक कमेंट करके बताना कि कहानी कैसी लगी है। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो अभी के अभी इस व्हाट्सएप नंबर अपना कमेंट करके और अपना नाम के साथ लिखकर हमें कमेंट में ज़रूर भेजें। और साथ ही हमारी जो नई हॉरर की कहानियां हैं वो सुकून एफएम हॉरर कहानी के चैनल पर शुरू हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तभी अभिनव ने उसको समझा कर कहा, मैं उसके सामने वो बनकर जाऊंगा जिसका उससे सबसे ज्यादा खौफ है। वो नकाबपोश, वो ट्राइडेंट कार्टेल। और वो इंडस्ट्रियल लिफ्ट में दाखिल हो गया। रात के 8 बज चुके थे। दिल्ली का आसमान अब पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था। अभिनव वापस उस वीरान खदान से बाहर आ गया। उसने विक्रम को वहीं रुकने का आदेश दिया। वो खुद अपनी काले रंग की एंडेवर चलाकर शहर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उसने अपनी गाड़ी एक सुनसान रास्ते में रोकी। उसने गाड़ी को गुप्त डिब्बे में एक बहुत ही खास और खौफनाक चीज निकाली। ये एक काला नकाब था। ये कोई आम नकाब नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही नकाब था जैसा 10 साल पहले उस टाइडेंट कार्टेल के मास्टरमाइंड T1 ने पहना था, जब उसने अभिनव के माँ बाप का खून किया था। और इस नकाब के माथे पर लाल रंग का एक चमकता हुआ त्रिशूल बना था। अभिनव ने वो नकाब अपने चेहरे पर पहना। अब वो कोई अभिनव या वजर सिक्योरिटी का गार्ड नहीं था। वो साक्षात मौत का फरिश्ता, ट्राइडेंट कार्टेल का वो शैतान लग रहा था जिसके खौफ से पूजा सहगल भी कांपती थी। अभिनव ने नकाब के पीछे से अपनी लाल होती हुई आंखों के सामने दिल्ली की रोशनी को देखकर कहा, पूजा सहगल, तुमने ट्राइडेंट कार्टेल का इस्तेमाल करके मेरी पूरी दुनिया उजाड़ी थी। आज वही ट्राइडेंट कार्टेल तुम्हारी दुनिया को तबाह करेगा। आज रात 15वें फ्लोर पर जो खूनी खेल खेला जाएगा उसकी गूंज सीधा जेनेवा तक जाएगी। अभिनव ने कार का गियर बदला। गाड़ी तूफान की रफ्तार से लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के उस काले शीशे वाली इमारत की तरफ दौड़ पड़ी। आज रात 15वां फ्लोर सिर्फ एक कॉरपोरेट ऑफिस नहीं बल्कि एक शमशान बनने वाला था। दिल्ली की सड़कें अब पूरी तरह से रात के गहरे सर्द सन्नाटे में डूब चुकी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और जैसे वो रात होने के लिए इस खौफनाक खेल का गवाह बनना चाहता हो। काले शीशों वाली फोर्ड एंडेवर बिना किसी आवाज के एक प्रेत की तरह लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की उस गगनचुंबी इमारत की तरफ बढ़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे अभिनव के चेहरे पर वो काला नकाब मौजूद था और आज अभिनव ने अपने दुश्मन का चेहरा ओढ़ दिया था। वो जानता था कि पूजा सहगल के लिए ये नकाब साक्षात भगवान और साक्षात शैतान दोनों का रूप था। कुछ देर में गाड़ी बिल्डिंग के कुछ दूर पर एक अंधेरी गली में रुकी। अभिनव ने अपनी भारी और नकाब से गूंजती हुई आवाज में विक्रम से कहा, मैं अकेला जाऊंगा। आगे से विक्रम ने चिंता भरे स्वर में कहा, लायन वहां 15वें फ्लोर पर ट्राइडेंट के सबसे खतरनाक क्लीनर्स तैनात हैं। वो मशीनें हैं और इंसान नहीं। तभी अभिनव ने अपनी लेदर बेल्ट को पीछे रखे उस इटालियन डैगर की मुठ पर हाथ रखकर कहा, आज वो मशीनें टूटेंगी विक्रम। आज रात मैं सिर्फ एक बेटा नहीं, मैं मौत हूँ। पूजा सहगल को लगता है कि वो इस शहर में आकर शिकार करने आई है। आज उसे पता चलेगा कि वो खुद एक ऐसे पिंजरे में घुस चुकी है जहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। ये कहते हुए अभिनव ने कार का दरवाजा खोला और अंधेरे में डूब गया। बिल्डिंग का मेन गेट और लॉबी भारी सिक्योरिटी से घिरी हुई थी, लेकिन अभिनव को इस बिल्डिंग के उस सीक्रेट और वेंटिलेशन वाले हिस्से का पता था जो सीधा मेन सर्विस डक्ट से जुड़ता था। 10 साल पहले उसके पिता ने ही इस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करवाया था। बिना किसी कैमरे की नजर में आए अभिनव एक परछाई की तरह बिल्डिंग के सर्विस शाफ्ट में दाखिल हो गया। सीधा 15वें फ्लोर की सर्विस लिफ्ट की छत तक पहुंच गया। 15वें फ्लोर की कॉरिडोर में एक मिलिट्री बंकर की तरह लग रहा था। चारों तरफ भारी हथियारों से लैस
काले सूट पहने, कानों में वायरलेस ईयरपीस लगाई, बाहर टॉप क्लास रशियन और यूरोपियन क्लीनर्स खड़े थे। इनकी उंगलियां ट्रिगर पर थी और इनकी आंखें हर हलचल को स्कैन कर रही थी। इन्हें साफ ऑर्डर था कि अगर कोई भी अनजान शख्स इस फ्लोर पर कदम रखे तो बिना कोई सवाल पूछे उसे भून दिया जाए। तभी अचानक फ्लोर की मेन वीआईपी लिफ्ट के दरवाजे खुलने की आवाज आई। बाहर है किलर्स तुरंत अपनी साइलेंसर्स लगी सब मशीन गन्स और असोल्ट राइफल्स को लिफ्ट के दरवाजे की तरफ तान लिया। उनके चेहरे सख्त हो गए। तभी लिफ्ट के स्टील के दरवाजे धीरे से खुले। अंदर जो परछाई खड़ी थी उसे देखकर उन खूंखार किलर्स की सांसें उनके सीने में अटक गई। लिफ्ट के अंदर एक इंसान खड़ा था, काले कपड़े, काली लेदर जैकेट और उसके चेहरे पर वो खौफनाक काला नकाब जिसके माथे पर खून के रंग जैसा लाल त्रिशूल चमक रहा था। किलर्स के हाथ कांप गए। ट्राइडेंट कार्डल के इस निशान को पहचानते थे। ये निशान उनके लिए किसी भगवान के फरमान से कम नहीं था। पूरी दुनिया के कार्टेल में सिर्फ एक ही इंसान था जो इस नकाब का और इस निशान को पहन सकता था, उनका सुप्रीम बॉस T1। उन्हें लगा कि दिल्ली में हुए इस भयानक नुकसान के बाद शायद मस्टमाइंड खुद जिनेवा से यहाँ पहुंचा है। बारह किलर्स ने तुरंत अपनी नचे बंदूकें कर ली। उन्होंने अपने हथियार अपनी छाती से लगाए और सम्मान के साथ खौफ के मारे अपना सिर झुका लिया। उन्होंने रास्ता छोड़ दिया जैसे कोई सेना अपने सम्राट के लिए रास्ता छोड़ती है। अभिनव धीरे धीरे लिफ्ट से बाहर निकला। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो उन किलर्स के बीच से गुजरना लगा और किलर्स सिर झुकाए खड़े थे। किसी की हिम्मत ही नहीं कि वो उस नकाबपोश से नजरें मिला ले। तभी अभिनव कॉरिडोर के बीचों बीच आकर रुका। उसने अपनी गर्दन घुमाई और उन सिर झुकाए हुए 12 किलर्स को देखकर कहा, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। नकाब पे पीछे से अभिनव की आवाज एक गगनभेदी और खौफनाक दहाड़ की तरह निकली। इस आवाज में एक ऐसा जहरीला कंपन था जिसने उन किलर्स की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ा दी। इससे पहले कि वो किलर्स अपना सिर उठाते या समझ पाते कि उनके बॉस ने ऐसा क्यों कहा, अभिनव का शरीर एक बॉन्डर की तरह हरकत में आ चुका था। अभिनव का दायां हाथ बिजली की फुर्ती से अपने बेल्ट के पीछे गया और इटालियन खंजर हवा में चमक उठा। स्विस क्रैक। अभिनव ने सबसे पहले अपनी बाईं तरफ खड़े क्लीनर की गर्दन को एक झटके में दबोचा और सीधा खंजर उनकी कॉलर बोन के नीचे होता हुआ उनके दिल में उतार दिया। उस क्लीनर के मुंह से एक सिसकी निकली भी नहीं और वो जमीन पर गिर पड़ा। पास खड़े दूसरे क्लीनर ने घबराकर अपनी बंदूक उठानी चाही, लेकिन अभिनव ने हवा में एक शानदार स्पिन किक लगाई। अभिनव का भारी जूता उस क्लीनर के जबड़े पर इतनी जोर से लगा कि उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई। अभिनव ने हवा में ही अपने खंजर से उसकी गर्दन की मेन नस रेत दी। तभी एक रशियन कमांडर पागलों की तरह चीखा, वो T1 नहीं है, फायर फायर। लेकिन अभिनव किसी परछाई की तरह तेज था। गोलियां चलती उससे पहले अभिनव उस कमांडर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। अभिनव ने कमांडर की बंदूक के नली को अपने बाएं हाथ से पकड़कर ऊपर की तरफ किया, जिससे साइलेंसर लगी गोली छत पर लगी और उसी सेकंड अभिनव ने अपना खंजर उस कमांडर के सीने के आर पार कर दिया। अब 9 क्लीनर्स बचे थे। उनके चेहरे पर वो खौफ आ चुका था जो एक इंसान के मौत के सामने आता है। उन्हें समझ आ गया कि ये काले नकाब वाला इंसान उनका बॉस नहीं बल्कि साक्षात यमराज है। उन्होंने अभिनव को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन अभिनव दीवारें, खंबे और जमीन पर पड़ी लाशों का सहारा लेकर ऐसे छिप रहा था जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि धुआं हो। अभिनव ने जमीन पर स्लाइडर किया और एक क्लीनर्स के घुटने को अपने खंजर से काट दिया। क्लीनर्स चीखता हुआ नीचे गिरा और अभिनव ने उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार करके उसे हमेशा के लिए सुला दिया। अभिनव उठा और उसने एक साथ 2 क्लीनर्स की गर्दन को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उनके सिरों को आपस में इतनी जोर से टकराया कि उनकी खोपड़ियां चटक गई। खून के फवारे 15वें फ्लोर की उस महंगी सफेद दीवार और इटालियन कालीन पर किसी खौफनाक पेंटिंग की तरह बिछने लगी। 7वां, 8वां, 9वां। अभिनव का खंजर एक मशीन की तरह चल रहा था। उसके हर एक वार में उसकी माँ की मौत का दर्द, 10 साल की वो घुटन और नफरत भरी हुई थी। आखिर के 3 क्लीनर्स खौफ के मारे पीछे भागने लगे।
उनका सारा मिलिट्री ट्रेनिंग और घमंड इस काले नकाब वाले शैतान के आगे घुटने टेक चुका था। एक क्लीनर चीख के गुरलेन के कैबिन की तरफ भाग रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, बचाओ, बचाओ, ये इंसान नहीं है। तभी अभिनव ने अपने हाथ में पकड़े उस खंजर को एक भाले की तरह हवा में फेंका और खंजर हवा में चीरता हुआ सीधा उस भागते हुए क्लीनर की पीठ में उसके रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच जा घुसा। क्लीनर एक भयानक चीख के साथ मुंह के बल गुरलेन के कैबिन के कांच के दरवाजे से जा टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। बाकी के बचे दो क्लीनर्स को अभिनव ने अपने हाथों से उनकी गर्दन मरोड़कर मौत के घाट उतार दिया। महज 80 सेकंड के अंदर ट्राइडेंट कार्टल के 12 सबसे खूंखार और महंगे क्लीनर्स 15वें फ्लोर पर उस कॉरिडोर के लाशों के ढेर में बदल चुके थे। अभिनव उस लाश के ढेर के बीचों बीच खड़ा था। उसने धीरे से उस आखिरी क्लीनर की पीठ पर अपना खंजर निकाला। खंजर से खून की कुछ बूंदें टपक रही थी, लेकिन अभिनव के कपड़े अभी भी बेदाग थे। काले नकाब के पीछे उसकी सांसें बहुत ही शांत और स्थिर थी। इधर कॉरिडोर में खूनी खेल चल रहा था और उधर गुरलेन के साउंड प्रूफ कैबिन के अंदर एक अलग ही दहशत का माहौल था। पूजा सहगल अपनी बॉस की चेयर पर बैठी थी। गुरलेन, सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी उनके सामने खड़े कांप रहे थे। हालांकि कैबिन साउंड प्रूफ था, लेकिन जब उस आखिरी क्लीनर की लाश कैबिन के भारी कांच के दरवाजे से टकराई और शीशे पर खून के लाल छींटे पड़े, तो कैबिन के अंदर बैठे उन पांचों लोगों की सांसें हलक में अटक गई। तभी सिंघानिया डर के मारे चीख पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, ये क्या था? वहीं आहूजा डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसने घबरा कर कहा, मैम, मैम, बाहर बाहर हमारे आदमी। वहीं पूजा सहगल के चेहरे पर वो सर्द और घमंडी भाव अचानक रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी कुर्सी छोड़ी और धीरे धीरे कैबिन के कांच वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर कॉरिडोर का नजारा देखकर पूजा सहगल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसकी अजय फोर्स, उसके बाहर को सबसे खूंखार क्लीनर्स जमीन पर कटे हुए पेड़ों की तरह पड़े थे। हर तरफ सिर्फ लाशें और खून था। उन लाशों के बिल्कुल बीचों बीच एक परछाई खड़ी थी। जैसे ही पूजा सहगल की नजर उस परछाई पर पड़ी, उसका पूरा शरीर एक भयंकर लकवे का शिकार हो गया। उसके दिल की धड़कन रुक गई। काले कपड़े, लेदर जैकेट, चेहरे पर वो काला नकाब जिसके माथे पर त्रिशूल लगा था। तभी गुरलीन, जो पूजा के पीछे खड़ी थी, वो इस नजारे को देखकर खुशी और सदमे से पागल होकर बड़बड़ाने लगी। उसने बड़बड़ा कर कहा, T1 मास्टरमाइंड, मैं मास्टरमाइंड खुद आ गए हैं। उन्होंने उन्होंने ही हमारे आदमियों को क्यों मारा? क्या वो महज हमसे नाराज हैं? लेकिन पूजा सहगल को कोई खुशी नहीं थी। उसकी रूह कांप रही थी। पूजा जानती थी कि असली T1 इस वक्त जिनेवा में एक सीक्रेट बंकर में मौजूद है। उसने खुद दिल्ली आने से पहले उससे बात की थी। अगर T1 जिनेवा में है तो ये इंसान कौन है जिसने उसका नकाब पहन लिया है? पूजा ने अपनी बाहें सिकोड़ कर कहा, ये T1 नहीं है। पूजा के होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। उसके मुंह से आवाज निकलना मुश्किल हो रहा था। पूजा ने अपनी पिस्तौल निकाली और कांपते हाथों से कैबिन का दरवाजा खोल दिया। पूजा ने अपनी पिस्तौल उस नकाबपोश मतलब अभिनव की तरफ तान कर चीख कर कहा, कौन हो तुम? उसकी आवाज में वो राशि ठसक गायब थी। अब सिर्फ एक औरत का खौफ गूंज रहा था। उसने चिल्ला कर आगे कहा, ये नकाब पहनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे आदमियों को कैसे मारा? लेकिन आगे से अभिनव अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने बहुत ही धीरे से अपने खंजर से टपकते हुए खून को जमीन पर झिड़का और अपनी गर्दन घुमाकर पूजा सहगल की तरफ देखा। नकाब के पीछे से अभिनव की वो चाल लाल खौफनाक आंखें जब पूजा की आंखों से टकराई, तो पूजा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जिंदा आग में धकेल दिया हो। तभी अभिनव ने बहुत ही सदे हुए और धीमे कदमों से पूजा की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसको ऐसे अपनी तरफ आता देखकर पूजा ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ वहीं, वरना मैं गोली मार दूंगी। पूजा पागलों की तरह चीख रही थी, लेकिन उसकी ये धमकी सुनकर अभिनव के कदमों में कोई झिझक नहीं आई। वो मौत की तरह पूजा की तरफ बढ़ रहा था। पूजा के हाथ कांप रहे थे। वो एक इंटरनेशनल माफिया थी। उसने हजारों लोगों को मरवाया था, लेकिन आज पहली बार जब उसके सामने
ऐसा खौफ था जो उसके पिस्तौल से नहीं डर रहा था। जब अभिनव पूजा के बिल्कुल करीब करीब और सिर्फ 1 फुट की दूरी पर आकर खड़ा हो गया, तो पूजा के हाथों से पिस्तौल छूटकर जमीन पर गिर गई। अभिनव की लंबाई, उसका वो खौफनाक नकाब, उसके शरीर में आ रही खून की महक ने पूजा को पूरी तरह से मानसिक रूप से तोड़ दिया था। अभिनव बहुत ही धीरे से पूजा साइकिल के चेहरे के करीब पहुंचा। पूजा की सांसें तेज तेज चल रही थी, उसके माथे के पसीने की बूंदें टपक रही थी। पीछे खड़े सिंघानिया और गुरलीन तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर चुके थे। अभिनव ने अपने होठों को पूजा सहगल के कानों के पास जाकर रोका और फिर नकाब के पीछे की ऐसी फुसफुसाहट निकाली जो पूजा सहगल के दिमाग की हर एक नस को चीरती हुई उसके वजूद को अंधेरे में घुसा चुकी थी। उसने पूजा सहगल के कान में फुसफुसा कर कहा, मैं वो नहीं हूं जो तू समझ रही है पूजा। अभिनव की आवाज इतनी भारी, जहरीली और खौफनाक थी कि पूजा के रोंगटे खड़े हो गए। अभिनव ने 1 सेकंड का पॉज लिया और फिर कहा, तेरा नकाब पोस्ट मास्टरमाइंड तो T1 अपनी जगह पर सुरक्षित होगा, चाहे तो फोन करके पूछ ले। मैं तो तेरा असली लायन हूँ, जिसे तो पूरी दिल्ली में पागलों की तरह ढूंढ रही है। बूम। ये शब्द पूजा सहगल के कानों में किसी परमाणु की तरह फट गई। लायन। ये सुनते ही पूजा की आंखें इस कदर चौड़ी हो गई, ऐसा लगा जैसे वो फटकर बाहर आ जाएगी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। जिसने मेरे बाहर सबसे खूंखार आदमियों को गाजर मूली की तरह काट दिया, और उसने इसने T1 का नकाब पहन रखा है। इसका मतलब है इसे टी के बारे में सब कुछ पता है। पूजा का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, ना ही चीख पा रही थी। उनका सारा वो घमंड, उसका वो सारा अपेक्स लाइफ साइंसेस का रुतबा एक फुसफुसाहट के सामने राख हो चुका था। अभिनव पूजा की आंखों में भयंकर और जानलेवा खौफ देख सकता था। यही वो पल था जिसके लिए वो 10 सालों से इंतजार कर रहा था। उसकी माँ की कातिल की पल पल की मौत से डर से तड़पाना। अभिनव सीधा खड़ा हुआ और उसने अपनी नकाबपोश आंखों से गुरलीन, सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी की तरफ देखा। वो चारों जमीन पर बैठे कांप रहे थे। अभिनव ने धीरे से आवाज में पूरे 15 फ्लोर पर ऐलान करके कहा, आज की ये रात तो सिर्फ एक छोटी सी झांकी है पूजा सहगल। असली मौत तो तब आएगी जब तुम्हारी आंखों के सामने मेरी माँ का प्रोजेक्ट संजीवनी दुनिया को मिलेगा। इंतजार करना। ये कहते हुए अभिनव पीछे हटा। तभी 15 फ्लोर की लाइटें एक बार फिर जब करके आवाज के साथ बंद हो गई। अनिका ने अपना काम कर दिया था। पूरा फ्लोर घुप अंधेरे में डूब गया। तभी पूजा ने चिल्लाकर कहा, लाइट लाइट जलाओ, पकड़ो उसे, उसे जाने मत दो। पूजा पागलों की तरह अंधेरे में चीख रही थी, लेकिन महज 5 सेकंड बाद जब लाइट वापस आई तो वहां कोई नहीं था। वो काले नकाबपोश वाला नकाबपोश इंसान, वो लायन, हवा के झोंके की तरह गायब हो चुका था। ना लिफ्ट की कोई आवाज थी और ना ही सीढ़ियों पर भागने की आहट। वो जैसे किसी धुएं में बदल कर उड़ गया था। ये सब देखकर पूजा सहगल लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि उसे लगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा। और जमीन पर पड़े हुए बाहर लाश और खून के उस भयंकर दलदल को ऐसे देख रही थी। तभी गुरलीन भागकर पूजा के पास आई। उसने उठाने की कोशिश करके कहा, मैम आप ठीक है ना? आगे से पूजा ने गुरलीन को जोरदार धक्का दिया और चीख कर कहा, दूर हटो मुझसे। पूजा पागलों की तरह अपनी दराज से अपना एनक्रिप्टेड फोन निकाल रही थी। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि फोन 2 बार जमीन पर गिर गया। उसने कांपते हाथों से जिनेवा को नंबर डायल किया। पूजा फोन पर बड़बड़ा रही थी। उसने बड़बड़ा कर कहा, T1 मास्टरमाइंड। तभी दूसरी तरफ से वही भारी और इलेक्ट्रिक आवाज आई, क्या हुआ पूजा? उसकी आवाज सुनते ही पूजा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने सिसक कर कहा, वो यहाँ आया था। उसकी आवाज में उसने तुम्हारा नकाब पहना था। उसने मेरे सारे आदमियों को मार दिया। वो विराज गुप्ता का बेटा है। वो लायन है। उसे तुम्हारे बारे में सब पता है T1। वो हमें मार देगा T1। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ दिखाई दे रहा था। वहीं उसकी अब बात सुनकर जेनेवा में बैठे मास्टरमाइंड के सिरे पर सन्नाटा छा गया।
फिर भी T1 ने पूजा को शांत करवाने की कोशिश करके कहा, शांत हो जाओ पूजा, वो एक इंसान है, कोई भूत नहीं। अगर वो सामने आया तो वो भी मरेगा। लेकिन पूजा पागलों की तरह चीख रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, तुम नहीं समझते। उसने प्रोजेक्ट संजीवनी का नाम लिया। उसे पता है कि वो फॉर्मूला कहाँ है। अगर उसने वो फॉर्मूला डिकोड कर लिया तो मेरा पूरा फार्मा एम्पायर खत्म हो जाएगा। मुझे वो फॉर्मूला चाहिए। मुझे वो फॉर्मूला चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। तभी उधर से T1 ने कॉन्फिडेंस में कहा, हम उसे ढूंढ लेंगे। ये कहते उसने फोन काट दिया। वहीं पूजा सहगल 15 फ्लोर पर उस खून से सने फर्श पर बैठी पागलों की तरह अपने बाल नोच रही थी। सिंघानिया और बाकी डायरेक्टर्स एक कोने में दबे हुए बैठे थे। लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कभी ट्राइडेंट कार्टल का सबसे सुरक्षित किला था, आज वो लायन के खौफ से सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका था। इधर लायन ग्रुप में खौफ का ये बवंडर शांत नहीं हो रहा था, और उधर अभिनव एक परछाई की तरह दिल्ली की सड़कों से होता हुआ वापस कपूर मैंशन पहुंच चुका था। उसने वो खौफनाक काला नकाब उतार कर फेंक कर एक नाले में जला दिया। उसने अपनी नीली वज्र सिक्योरिटी की कैप पहनी, वापस उसी लाचार और दब्बी सिक्योरिटी गार्ड वाले अवतार में आ गया। रात के 11 बज रहे थे। अभिनव ने घर का दरवाजा बहुत ही आराम से खोला। उसके अंदर घुसते ही उसने देखा कि ड्राइंग रूम में आंचल कपूर अनन्या टीवी देख रही थी। आज दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही अभिनव अंदर दाखिल हुआ, अनन्या ने तुरंत अपनी जगह से उठकर उसे देखकर पूछा, आप आ गए अभिनव? अनन्या की आवाज में आज फिर वही कल रात वाला प्यार और केयर छलक रहा था। तभी अभिनव ने बहुत ही थकी हुई आवाज में कहा, जी। तभी अनन्या ने अभिनव के पास आकर पूछा, आज आप इतनी लेट क्यों हो गए? क्या ड्यूटी पर कोई प्रॉब्लम थी? उसकी ये बातें सुनकर अभिनव को अंदर ही अंदर बड़ी तेज हंसी आ रही थी। अगर अनन्या को पता चल जाए कि उसके पति ने अभी अभी 12 लोगों की गर्दन काटी है, दुनिया की सबसे खतरनाक माफिया क्वीन को घुटनों पर ला दिया है, वो शायद वो बेहोश हो जाएगी। अभिनव ने बस धीरे से कहा, नहीं, सब ठीक था, कुछ एक्स्ट्रा काम था। ये कहते वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। तभी अंशल कपूर ने पीछे से बहुत ही मीठे स्वर में कहा, अभिनव बेटा, खाना टेबल पर लगा हुआ है, तुम फ्रेश होकर जल्दी आ जाओ, हम सब साथ में खाना खाएंगे। ये कपूर परिवार का बदला हुआ रंग अभिनव के लिए बहुत ही बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। अभिनव अपने उस सीलन भरे स्टोर रूम में गया। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी लेदर जैकेट उतारी और अपनी चारपाई पर लेट गया। तभी उसका सैटेलाइट फोन वाइब्रेट हुआ। जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से अनिका की हंसती हुई आवाज आई, लायन, तुमने तो आज तहलका मचा दिया। पूजा सहगल की हालत खराब है और उसने पूरे शहर की पुलिस और अपने स्लीपर सेल्स को तुम्हें ढूंढने में लगा दिया है। आगे से अभिनव ने अपनी आंखें बंद करके कहा, ढूंढने दो, अब मेरा काम सिर्फ उस लैब में है। जब तक डॉक्टर सान्या प्रोजेक्ट संजीवनी का मास प्रोडक्शन शुरू करती है, तब तक पूजा सहगल इसी खौफ में घुट घुट कर मरेगी। और जिस दिन वो दवाई मेरे हाथ में होगी, उस दिन मैं खुद पूजा सहगल के सामने अपना ये नकाब उतारूंगा। ऐसे छतरपुर के बेसमेंट में बैठी अनिका की से बात खत्म करने के बाद अभिनव ने अपने उस छोटे से एनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन को बंद किया और वापस अपने उस पुरानी सख्त चारपाई के गद्दे के नीचे छिपा दिया। आज का दिन किसी बवंडर से कम नहीं था। अरावली की उस गहराई में किसी माँ के प्रोजेक्ट संजीवनी की हकीकत में बदलते हुए देखना, फिर लायन ग्रुप के 15वें फ्लोर पर पूजा सहगल की आंखों में मौत का खौफ पैदा करना। लायन ने आज अपने दुश्मनों की नींव हिला दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद आज वो इस सीलन भरे घुटन वाले स्टोर रूम में लौटता था तो उसका शरीर एक अजीब सी थकान से भर जाता। ये थकान शारीरिक नहीं बल्कि उन 10 सालों के जज्बाती बोझ की थी, जिसे वो अकेले ही ढो रहा था। अभिनव ने अपनी टी शर्ट उतारी और सिर्फ एक लोअर में अपनी चारपाई पर लेट गया। कमरे में खूब अंधेरा था। बाहर लॉबी में आने वाली पीली रोशनी का एक पतला सा सुराग से ही इस कमरे का इकलौता उजाला था। अभिनव ने अपनी आंखें बंद की और अपना दिमाग शांत करने की कोशिश करने लगा। कल उसे डॉक्टर सानैक से वो पहली डोज लेनी थी। पूजा सहगल के लिए अपनी बिसात का अगला मोहरा चलाना था। नींद धीरे धीरे उसकी आंखों में उतरने ही वाली थी। तभी सर स्टोर रूम के पुराने लकड़ी के दरवाजे के खुलने की एक बहुत ही धीमी लेकिन साफ आवाज हुई।
एक ही सेकंड के हजारवें हिस्से में चारपाई पर लेटा हुआ थका हुआ इंसान वापस एक खौफनाक और अलर्ट लाइन में बदल गया। उसकी नींद हवा हो गई और उसकी मांसपेशियां एक स्प्रिंग की तरह तन गई। उसका बायां हाथ चुपचाप उस चारपाई के नीचे रखी इटालियन खंजर की मुठ की तरफ सरक गया। अभिनव का दिमाग खतरे के सायरन बजाने लगा। उसने मन ही मन सोचा, इतनी रात को कौन, क्या पूजा सहगल की किलर्स यहाँ तक पहुंच गई? लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो परछाई कमरे के अंदर आई, अभिनव की सांसों में एक जानी पहचानी खुशबू घुल गई। लेवेंडर, व्हाइट मस्क और उसके साथ मिली वो बहुत ही मीठी मादक सी महक। ये कोई किलर नहीं था, वो अनन्या थी। उसका एहसास होते ही अभिनव का हाथ खंजर से हट गया। उसने तुरंत अपनी सांसों को धीमा किया और फिर उसी तरह लेट गया जैसे वो गहरी नींद में सो रहा हो। उसने कल रात की तरह ही अपनी आंखों को बस 1 मिलीमीटर तक खुला रखा ताकि अंधेरे में वो सब कुछ देख सके, लेकिन अनन्या को लगे कि वो सो रहा है। अनन्या ने दरवाजे के पीछे से बहुत ही हल्के हाथों को बंद किया और फिर वो कमरे में अंधेरा हो गया। अनन्या नंगे पैर थी। उसने एक बहुत ही मुलायम सिल्क का नाइट गाउन पहना था। उसके बाल खुले थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेकरारी, घबराहट और एक गहरा नशा साफ झलक रहा था। कल रात वो सिर्फ अभिनव के माथे को चूमकर भाग गई थी क्योंकि उसके अंदर के झिझक ने उसे रोक लिया था, लेकिन आज आज बात कुछ और ही थी। जब से वो द इंपीरियल लाउंज वाली पार्टी से वापस आई थी, उसका दिमाग सुन था। अभिनव का वो कातिलाना लुक, रोहन यादव का घमंड तोड़ना, पूरी महफिल के सामने उसकी इज्जत के लिए एक ढाल बनकर खड़े हो जाना, इन सब ने अनन्या के अंदर से एक बर्फ के पहाड़ को पूरी तरह से पिघला दिया था। जिस पति को वो 3 साल से भिखारी और नौकर समझती थी, आज उस पति के लिए उसके दिल में एक बहुत ही ऐसा और प्यार सम्मान उमड़ रहा था जिसे वो चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी। लेकिन अपने इस प्यार का इजहार करने की हिम्मत जुटाना उस घमंडी कपूर खानदान की बेटे के लिए आसान नहीं था। इसलिए अपने कमरे में बैठकर अनन्या में हिम्मत जुटाने के लिए अपनी आधी बोतल महंगी फ्रेंच वाइन पी ली थी। शराब ने उसके अंदर की सारी झिझक, सारा ईगो और सारी दीवारें तोड़ दी। उसके अंदर सिर्फ एक औरत बची थी जो अपने रक्षक, अपने प्यार और अपने पति की बाहों में जाना चाहती थी। अनन्या धीरे से धीरे चारपाई के करीब आई। अभिनव अपनी अधकुली आंखों में देख रहा था कि अनन्या के कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। उसने मन ही मन में सोचा, शराब पीकर आई है। अभिनव का तेज दिमाग तुरंत समझ गया। कल रात वो सिर्फ एक किनारे पर बैठी थी, लेकिन आज अनन्या की हिम्मत तुरंत बढ़ गई थी। अनन्या चारपाई के बिल्कुल पास आकर रुकी। उसने सोते हुए अभिनव के चौड़े, फुलादी और बिना शर्ट वाले सीने को देखा। वो सीना जिस पर जिंदगी के कई जख्मों के हल्के निशान थे। अनन्या का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उस शांत कमरे में उसकी धड़कन की आवाज अभिनव के कान तक पहुंच रही थी। तभी अनन्या ने गहरी सांस ली। उसने चारपाई के किनारे पर अपना घुटना रखा और फिर बहुत ही धीरे से, बिना कोई शोर किए, वह अभिनव के बिल्कुल बगल में उस छोटी सी सख्त चारपाई पर लेट गई। चारपाई इतनी छोटी थी कि दोनों के शरीर एक दूसरे से पूरी तरह सट गई। अनन्या ने अपना एक हाथ बहुत ही झिझक कर अभिनव के चौड़े सीने पर रख दिया। उसने अपना सिर अभिनव के कंधे के पास टिका लिया और अपनी आंखें बंद करके उस गर्माहट को महसूस करने लगी। उसके इतना करते ही अभिनव के शरीर में जैसे हजारों वोल्ट का करंट तोड़ गया। उसकी सांसें एक पल के लिए गले में ही अटक गई। अभिनव के शरीर में जैसे हजारों वोल्ट का करंट तोड़ गया हो। वो दुनिया का सबसे खूंखार डॉन, जिसके एक इशारे पर गोलियां चलती थी, आज एक लड़की के इस कोमल स्पर्श के अंदर ही अंदर पूरी तरह से पिघल चुका था। अनन्या के शरीर की गर्माहट, उसकी वो मीठी खुशबू और शराब की वो हल्की सी महक अभिनव के होश उड़ा रही थी। लेकिन अभिनव जानता था कि अनन्या इस समय नशे में है। अभिनव को लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो शायद उस पल उसकी सारी हदें पार कर जाए। उसे लगा कि कल सुबह जब अनन्या का नशा उतरेगा तो उसे याद आया कि उसने नशे की हालत में एक नौकर या घर जमाई के साथ बिस्तर साझा किया, तो वो खुद भी खुद से नफरत करने लगेगी। उसका ईगो और फिर से अभिनव को से उसको दूर कर देगा। अभिनव नहीं चाहता था कि उसकी नजदीकियों की बुनियाद किसी नशे पर टिकी हो। इसलिए अभिनव ने हड़बड़ाकर नींद से जागने का नाटक किया। उसने अचानक करवट बदली, अपना शरीर थोड़ा पीछे किया और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके एक डरे हुए इंसान की तरह पूछा,
अनन्या, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अभिनव की आवाज में जानबूझकर वो घबराहट थी जो एक आम घर जमाई में होनी चाहिए। उसने उठकर ऐसे बैठने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसे उठने ही नहीं दिया। शराब के नशे और प्यार की खुमारी ने अनन्या को एक अलग ही कॉन्फिडेंस दे दिया था। उसने अभिनव की चौड़ी छाती पर अपने हाथ रखे और उसे कस लिया। उसे चारपाई वापस पर खींच लिया। अनन्या ने अपनी नशीली और आधी झुकी हुई आंखें उठाकर अभिनव की आंखों में देखा। उसके होठों पर एक बहुत ही खूबसूरत, मादक और शर्माती हुई मुस्कान थी। उसने मुस्कुराकर कहा, वही जो एक पत्नी को अपने पति के साथ करना चाहिए। अनन्या की आवाज में शराब का नशा और एक गजब की मिठास घुली थी। उसके शब्द थोड़े लड़खड़ा रहे थे, लेकिन आज जज्बात बिल्कुल सच्चे थे और उसने आगे कहा, मैं आपके साथ आपके कमरे में सोने के लिए आई हूं अभिनव। उसकी ये बात सुनकर अभिनव के दिल में एक धड़कन बीट मिस कर गई। ये वही लड़की थी जो 3 साल तक उसे अपने कमरे की दहलीज भी पार नहीं करने देती थी। आज वो खुद चलकर इस सेलन भरे स्टोर रूम में आई थी और उसे अपना पति मान रही थी। लेकिन अभिनव का ध्यान उस शराब की गंध पर था जो अनन्या की हर सांस के साथ बाहर आ रही थी। अभिनव ने बहुत ही संभल कर प्यार से उसके कंधे को पकड़कर उसे थोड़ा दूर करने की कोशिश करके कहा, अनन्या, आपने वाइन पी है और आप नशे में हैं। आपको होश ही नहीं है कि आप क्या कर रही हैं और कहाँ हैं। तभी अनन्या ने बच्चों की तरह जिद करके अपना सिर अभिनव के सीने में और ज्यादा धंसा कर कहा, मैं बिल्कुल होश में हूँ, बल्कि आज पहली बार मैं होश में आई हूँ। पिछले 3 साल से तो मैं एक घमंड के नशे में जी रही थी। आज मुझे असली नशा चढ़ा है, तुम्हारी आंखों का नशा। उसकी यह बात सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसने हताश होकर रिक्वेस्ट करके कहा, प्लीज अनन्या, जिद मत कीजिए। ये कमरा आपके लायक नहीं। ये चारपाई बड़ी सख्त है। आप ऊपर अपने कमरे में जाइए। कल सुबह जब आप उठेंगी तो आपको इस बात पर पछतावा होगा कि आपने नशे में सब क्या कर दिया। आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। तभी अनन्या ने अपना सिर उठाकर कहा, पछतावा? मुझे पछतावा इस बात का नहीं होगा कि मैं आपके साथ सोई। मुझे पछतावा इस बात का है अभिनव कि मैंने 3 साल तक आपको इस अंधेरे कमरे में अकेला कैसे छोड़ दिया। उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। वो नशेली आंखों में अब दर्द भी आ चुका था। अनन्या का आंसू टूटकर अभिनव के सीने पर गिरा। वो बूंद अभिनव की त्वचा पर किसी तेजाब की तरह गिरी। अनन्या सुबक कर लड़खड़ाते हुए जबान में बोली। तभी उसने अभिनव से कहा, आपको पता है अभिनव, उस रात उस क्लब में जब रोहन ने मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे लगा था कि मैं खत्म हो गई। मेरे वो सारे अमीर दोस्त, वो पवन, वो प्राची, वो सब सिर्फ मेरी दौलत और मेरे जिस्म के भूखे हैं। जब मेरी इज्जत पर बात आई तो कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था। अनन्या ने अपना हाथ बढ़ाकर अभिनव के चेहरे को छुआ। उसकी मुलायम उंगलियां अभिनव की हल्की दाढ़ी पर फिरने लगी और अनन्या के चेहरे पर एक फक्र भरी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, और फिर तुम आ गई। तुम्हारी तुमने उसने रोहन को ऐसे उठाकर फेंका जैसे वो कीड़ा हो। तुमने सबके सामने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुमने पवन का घमंड भी चूर कर दिया। अभिनव, उस पल मुझे एहसास हुआ कि दुनिया का सारा पैसा, सारी दौलत एक तरफ और तुम्हारा वो फौलादी साया एक तरफ। मुझे इशफाक शाह की दौलत से कोई मतलब नहीं है अभिनव। मुझे तो बस उस एहसास का मतलब है जो तुमने मुझे उस क्लब में दिया था। वहीं अभिनव खामोशी से सुन रहा था। उसका वो लायन वाला पत्थर का दिल अब पूरी तरह से मोम का बन चुका था। तभी अनन्या ने अभिनव के और करीब आकर अपनी टांगे अभिनव की टांगों में फंसा कर कहा, मैं वापस उस बड़े से कमरे में नहीं जाना चाहती। वो बड़ा सा मास्टर बेडरूम मुझे डराता है। वहां की खामोशी मुझे खाने के लिए दौड़ती है। मुझे बस वो मखमली गद्दे अब नहीं चाहिए। तभी अभिनव ने उसे फिर से रोकने की कोशिश करके कहा, अनन्या, आप अभी जज्बातों में बह रही हैं। आप लेकिन अनन्या ने अभिनव के होठों पर उंगली रखकर कहा, चुप रहो ना। इसके बाद अनन्या ने अपनी आंखें बंद करके कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे आज रात सिर्फ तुम्हारी बाहों में सोना है। मुझे सख्त चारपाई पर सोना है। मुझे तुम्हारे प्यार की गर्माहट में सोना है अभिनव। मुझे यहाँ से मत भगाओ प्लीज। मुझे यहाँ बहुत सेफ महसूस हो रहा है। इतना सेफ जितना कि मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं रही।
अनन्या की आवाज़ धीरे-धीरे धीमा होने लगी। वाइन का नशा अपनी सारा दर्द निकाल देने के बाद उसे एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी नींद आने लगी थी। उसने अभिनव की कमर में अपना दोनों हाथ कसकर बांध लिए, अपना चेहरा उसके गले और सीने के बीच छिपा लिया। अभिनव अपनी जगह पर बिल्कुल सुन पड़ा था। उसकी छाती पर अनन्या की नियमित और शांत सांसें अटक टकरा रही थी। कुछ ही मिनटों बाद अनन्या गहरी नींद में सो चुकी थी। वहीं अभिनव ने अपने दोनों हाथ जो अब तक हवा में थे, उन्हें धीरे-धीरे नीचे किया। अब उसने अपने अंदर के अंडरवर्ल्ड डॉन और उस प्रतिशोध की आग में पल रहे एक किनारे को रख दिया। आज रात इस छोटे से सीलन भरे कमरे में कोई डॉन नहीं था। वो सिर्फ एक पति था, जिसकी पत्नी दुनिया के सारे डर छोड़कर उसकी बाहों की पनाह मांगने आई थी। अभिनव ने अपनी एक मजबूत और बाह अनन्या की कमर के चारों तरफ लपेट ली, उसे अपने सीने के करीब कर लिया। उस सख्त चारपाई पर जहां अभिनव ने 3 साल तक सिर्फ नफरत, साजिश और इंतकाम के सपने देखे थे, आज वहां एक बहुत ही खूबसूरत, पवित्र प्यार अपनी पहली सांस ले रहा था। अभिनव ने अपना चेहरा झुकाया और अनन्या के बालों में अपनी नाक छिपाकर उनकी उस मीठी खुशबू को अपने अंदर उतार लिया। अभिनव ने अंधेरे में फुसफुसा कर कहा, तुम सच में पागल हो अनन्या, लेकिन मैं वादा करता हूँ, अब तुम्हें इस दुनिया का कोई खौफ, कोई पवन, कोई प्राची या कोई ट्राइडेंट काटल छू नहीं पाएगा। जब तक मेरी सांसें चल रही है, ये जगह, ये मेरी बाहें तुम्हारे लिए इस दुनिया का सबसे सुरक्षित किला रहेंगी। बाहर दिल्ली की सर्द रात गहरा रही थी। पूजा सहगल की मौत की फौज पूरे शहर में लायन को ढूंढ रही थी, लेकिन लायन अपनी मांद में अपनी इस नई दुनिया अनन्या की अपनी बाहों में समेटे एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी नींद में जा चुका था। आज की रात प्यार की जीत हुई। कल से फिर खूनी खेल शुरू होने वाला था, लेकिन आज रात के लिए अभिनव और अनन्या के बीच की वो 3 साल की दीवार हमेशा के लिए टूटकर बिखर चुकी थी। रात का वो गहरा, खौफनाक और जज्बातों से भरा अंधेरा अब छंट चुका था। कपूर मैंशन के उस सीलन भरे छोटे से स्टोर रूम के इकलौते रोशनदान से सुबह की पहली सुनहरी किरण छनकर अंदर आ रही थी। वो किरण सीधे उस सख्त और पुराने चारपाई पर पड़ रही थी, जहां दुनिया का सबसे खूंखार माफिया डॉन लायन और कपूर खानदान की घमंडी खूबसूरत वारिस अनन्या एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। कमरे की वो खुरदरी दीवारें और सख्त गद्दा आज अनन्या को किसी 5 स्टार होटल के मखमली बिस्तर से भी ज्यादा सुकून दे रहा था। सबसे पहले अनन्या की आंखें खुली। नींद से जागते उसे एहसास हुआ कि किसी बड़ी, मजबूत, फौलादी और सुरक्षित बाहों में कैद है। उसने अपनी नजरें उठाई और उसके बिल्कुल सामने अभिनव का चेहरा था। सोते हुए अभिनव को चेहरा, सख्त दाढ़ी वाला, रफ टफ चेहरा इस वक्त इतना शांत और मासूम लग रहा था कि अनन्या की नजरें उस पर से हट नहीं रही थी। अनन्या के होठों पर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची गहरी मुस्कान खिल उठी। आज उसके चेहरे पर वो कॉर्पोरेट वाला तनाव, वो ईगो और झूठा घमंड नहीं था। आज वहां एक ऐसी खामोशी खुशी थी जो एक औरत को अपने सच्चे प्यार की पनाह में महसूस होती है। अनन्या ने मन ही मन में खुद से कहा, 3 साल, मैंने 3 साल तक इस इंसान को खुद से दूर रखा, इसे नफरत दी, लेकिन इसने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। और कल रात जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी थी, तब ये पहाड़ की तरह मेरे सामने आ गया। ये फौलादी हाथ जो मुझे बाहों में लिए हुए हैं, इनमें इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, सिर्फ मेरे लिए। अनन्या ने मन ही मन में सोचकर अपनी उंगलियों को बहुत ही हल्के से अभिनव के माथे पर फेरा। अनन्या सोते हुए अभिनव के चेहरे को बिना पलक झपकाए निहार रही थी। उसकी वो बंद आंखें, उसकी सीधी नाक, उसके होठ, अनन्या को अब अभिनव के वजूद के हर एक हिस्से से बेइंतहा प्यार हो रहा था। वो प्यार जो कल रात शराब के नशे में एक जिद बनकर आया था, वो आज सुबह पूरे होशो हवास में एक पक्की हकीकत बन चुका था। कुछ देर तक अभिनव को ऐसे निहारने के बाद अनन्या के दिल में एक अजीब सी बेकरारी उठी। वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिंच, उसने अपने बाल को जो अभिनव के सीने पर बिखरे हुए थे, उन्हें पीछे किया। बहुत ही कोमलता और प्यार और असीम सम्मान के साथ उसने अपने नरम होठ अभिनव के चौड़े माथे पर रख दिए। एक लंबा और प्यार भरा किस। अनन्या ने अपने होठ हटाए और अभिनव के चेहरे के बिल्कुल करीब अपनी सांसें छोड़कर एक बहुत ही मीठी और नशीली, प्यार में डूबी हुई आवाज में फुसफुसा कर कहा, गुड मॉर्निंग जान।
अभिनव, जो असल में पिछले कई मिनटों से जाग रहा था, अपनी बंद आंखों से पीछे अनन्या के उस नाजुक स्पर्श को पूरी तरह से महसूस कर रहा था। उसने अब अपनी आंखें खोल ली। जैसे ही अभिनव ने अपने वो गहरी, बर्फीली लेकिन प्यार से भरी आंखें खोली, उसकी नज़र सीधा अनन्या की चमकती हुई आंखों से टकराई। अभिनव के होठों पर एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मुस्कान आ गई। वो मुस्कान जो लायन के चेहरे पर कभी नहीं आती थी, वो आज एक पति के चेहरे पर खिली थी। अभिनव ने अपने मजबूत हाथों को अनन्या की नाजुक कमर पर कस लिया। उसने अनन्या को एक झटके में अपनी बाहों में पूरी तरह से समेटकर अपनी वो भारी और रूह कपा देने वाली आवाज में, लेकिन बहुत ही प्यार भरे जवाब देकर कहा, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। अभिनव की उस भारी आवाज में स्वीट हार्ट सुनकर अनन्या के पूरे शरीर में एक मीठी सी सिरहन दौड़ गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपना चेहरा अभिनव के सीने में छिपा लिया। अभिनव ने बहुत ही प्यार से अनन्या के बालों को सहलाया। इन दोनों के बीच जो 3 साल की नफरत और गलत फहमी की दीवार थी, वह आज एक छोटी सी चारपाई पर पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। कुछ देर तक उस सुकून भरे आगोश में रहने के बाद दोनों उस चारपाई से उठे। अनन्या ने अपना वो सिल्क कनॉट गाउन ठीक किया। अभिनव ने भी अपनी टी शर्ट पहन ली। कमरे का दरवाजा खोलकर दोनों बाहर कपूर मैंशन के उस विशाल आलीशान हॉल में आ गए। घर के नौकर अपने अपने काम में लग चुके थे। रामू काका डाइनिंग टेबल पर सफाई कर रहे थे। तभी अनन्या ने सोफे पर बैठकर रामू काका को आवाज देकर कहा, रामू काका, मेरे और अभिनव के लिए 2 कप। लेकिन इससे पहले कि अनन्या अपना वाक्य पूरा कर पाती, उससे पहले अभिनव ने बहुत ही कोमलता से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे बीच में रोककर कहा, नहीं नौकर नहीं। अभिनव ने रामू काका की तरफ इशारा किया और वो अपना काम करते रहे। इसके बाद अभिनव ने वापस अनन्या की आंखों में देखकर एक बहुत ही गहरी और प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ, तुम्हारी फेवरेट कड़क मसाला टी। उसकी ये बात सुनकर अनन्या हैरान रह गई। उसने झटके में अभिनव का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश करके कहा, नहीं जान, नौकर किस लिए है? तुम्हें अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने 3 साल तक इस घर पर सारे काम किए, अब मैं तुम्हें किचन में नहीं जाने दूंगी। अनन्या को यह बर्दाश्त नहीं था कि जो इंसान कल रात किसी बादशाह की तरह बर्ताव कर रहा था, जिसने रोहन यादव जैसे रईसों को घुटनों पर ला दिया, वो वापस एक नौकर की तरह किचन में जाकर चाय बनाई। लेकिन अभिनव ने अनन्या के हाथ को बहुत ही प्यार से सहलाया। उसकी आंखों में कोई लाचारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुकून था जो किसी को भी पिघला दे। अभिनव ने मुस्कुरा कर कहा, अनन्या, ये काम मैं किसी मजबूरी में या नौकर की तरह नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बनाने में, तुम्हारा ख्याल रखने में मुझे खुशी मिलती है। जो काम प्यार से किया जाए वो कभी छोटा नहीं होता। इसलिए तुम्हारा नाश्ता और तुम्हारी सुबह की चाय रोज मैं खुद पहले की तरह अपने हाथों से बनाया करूंगा। ये मेरा हक भी है। अभिनव की यह बात सुनकर अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके दिल में अभिनव के लिए इज्जत और भी 1000 गुना बढ़ गई। वो इंसान जिसके पास इतनी खौफनाक ताकत थी, वो उसके लिए अपने हाथों से चाय बनाने में फक्र महसूस कर रहा था। इसलिए अनन्या ने हार मानकर मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर अभिनव मुस्कुराया और किचन की तरफ चला गया। किचन में जाकर अभिनव ने गैस जलाई, पानी उबलने रखा। उसने अदरक को कूटा, इलायची डाली, चाय पत्ती डाली। किचन में उबलती हुई और मसाला चाय को सौंधी खुशबू हवा में फैलने लगी। अभिनव के लिए पल बहुत ही सुकून से भरा था। 10 सालों से इंतकाम, कत्ले आम और खौफ के उस लायन की दुनिया से दूर, ये चंद पल उसे एक आम और खुशहाल इंसान होने का एहसास दिला रहे थे। लेकिन खामोशी और सुकून लायन की किस्मत में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। लगभग 10 मिनट बाद अभिनव 2 कप गर्मा गर्म मसाला चाय एक ट्रे में रखकर वापस ड्राइंग रूम की तरफ आया। लेकिन जैसे ही उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा, वहां का माहौल बदल चुका था। वो प्यार, वो सुकून और वो शर्माते हुए मुस्कान जो कुछ पल पहले अनन्या के चेहरे पर थी, वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसकी जगह एक भयंकर टेंशन, खौफ और घबराहट ने ले ली। अनन्या सोफे से उठकर पागलों की तरह कमरे में टहल रही थी। उसके कान पर फोन लगा हुआ था और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। अनन्या फोन पर लगभग चीख रही थी। उसने चिल्ला कर कहा, क्या तुम पागल हो गई हो शानवी? ऐसा कैसे हो सकता है?
उन इन्वेस्टर्स ने हमसे कल ही तो वादा किया था, वो अपना पैसा वापस कैसे खींच सकते हैं? हमारी कंपनी की तो मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। तुम उनसे कहो कि मैं खुद उससे बात करूंगी। ये कहते हुए अनन्या ने अपना माथा पकड़ लिया। फिर उधर से शानवी की बात सुनने के बाद आगे कहा, क्या मतलब वो बात नहीं करना चाहती? शानवी, अगर वो फंड्स आज दोपहर तक हमारे अकाउंट्स में नहीं आए तो हमारे वो 3 मेगा प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। हमारी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ जाएगी। हेलो शानवी। सामने से फोन कट चुका था। अनन्या ने अपना फोन जोर से सोफे पर फेंक दिया और दोनों हाथों में अपना चेहरा ढक लिया। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वही अभिनव के चेहरे पर वो प्यार करने वाले पति की मुस्कान गायब हो गई। उसकी नजरें पैनी हो गई। उसने तुरंत समझ लिया कि कोई बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। अभिनव तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसने चाय की ट्रे को सेंटर टेबल पर रखा और अनन्या के पास गया। उसने अनन्या के कांपते और कदमों को अपने अपने मजबूत हाथों में पकड़ा। अभिनव ने अपनी आवाज को बहुत ही शांत लेकिन एक गहरे नियंत्रण में रखकर पूछा, अनन्या बेबी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे बताओ। आगे से अनन्या ने अपना चेहरा अभिनव के सीने में छिपा लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अनन्या ने रोकर कहा, अभिनव, सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। तभी अभिनव ने उसकी पीठ सहलाकर पूछा, कुछ खत्म नहीं हुआ, तुम बस मुझे डिटेल में बताओ कि शानवी ने क्या कहा। अनन्या ने खुद को थोड़ा संभाला। उसने अपने आंसू पोंछे और कांपती हुई आवाज में पूरी दास्तान सुनानी शुरू कर दी और हाँफ कर कहा, शानवी का फोन था। वो बता रही थी कि हमारी कपूर इंडस्ट्री के जितने बड़े इन्वेस्टर्स थे, जिन लोगों ने हमारे नए प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपए लगाए थे, उन सब ने आज सुबह सुबह अचानक अपने इन्वेस्टमेंट्स वापस खींच लिए। उन्होंने हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए। उसकी यह बात सुनकर अभिनव की आंखें की पुतलियां थोड़ी सी उड़ गई। उसने सीरियस होकर पूछा, अचानक? क्यों? इसके पीछे कौन है? अनन्या ने तुरंत जवाब देकर कहा, इसके पीछे वो पवन कुमार है। पवन और उसका बाप संजय कुमार। अनन्या के चेहरे पर अब खौफ के साथ साथ एक भयंकर गुस्सा भी आ गया। पवन कुमार का नाम सुनते ही अभिनव के दिमाग में रात द इंपीरियल लाउंज का वो नजारा घूम गया। वो नशेड़ी लड़का जिसने शराब पीने की शर्त हारी, वो मुंह के बल जमीन पर पड़ा था। अभिनव ने ठंडे स्वर में नाम दोहरा कर कहा, पवन। अभिनव की आवाज में अब वो बर्फीली ठंडक लौटने लगी थी। तभी अनन्या ने बददुहास होकर कहा, हाँ अभिनव, कल रात क्लब में जो उसकी बेइज्जती हुई, जो तुमने उसे शर्त में हराया और हमारे क्लासमेट्स के सामने उसे जलील होना पड़ा। पवन हमें अपनी हार का बदला ले रहा है। उसके बाप की कंपनी कुमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री दिल्ली की सबसे बड़ी फाइनेंशियल और रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। उनके पास बहुत पावर और पैसा है। ये कहते हुए अनन्या अभिनव का हाथ कसकर पकड़ लिए। अनन्या ने आगे बताकर कहा, पवन और संजय कुमार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हमारे इन्वेस्टर्स को धमकाया है। उन्होंने मार्केट में एक खबर फैला दी कि जो कपूर इंडस्ट्री के साथ बिजनेस करेगा, कुमार ग्रुप उसे बर्बाद कर देगा। उनके खौफ से हमारे सारे पार्टनर्स पीछे रह गए। अगर शाम तक मार्केट में हमें पैसा नहीं मिला तो कपूर इंडस्ट्री के शेयर धड़ाम से गिर जाएंगे। मेरी सालों की मेहनत, मेरे पापा की बनाई कंपनी, सब मिट्टी में मिल जाएगा अभिनव। वो पवन हमें सड़क पर ला देगा। अनन्या रो रही थी। उसे लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। उसे लग रहा था कि पवन की वो दौलत और वो कुमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि अब कोई उन्हें बचा नहीं सकता। लेकिन अनन्या को यह नहीं पता था कि उसका यह रोना किस इंसान के सामने है। पवन कुमार और संजय कुमार का नाम सुनते ही, उनकी उस नीच हरकत के बारे में जानते ही अभिनव के पूरे बॉडी लैंग्वेज में एक झटके में बदल गई। उसके कंधे जो एक अरबपति के रूप में झुके हुए थे, वह पूरी तरह से तनकर चौड़े हो गई। उसके चेहरे की वो सॉफ्ट मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसे प्रलयंकारी, जहरीले और खौफनाक सन्नाटे ने ले ली, जिसे देखकर साक्षात यमराज भी रास्ता बदल ले। उसकी वो बर्फीली आंखें अब लाल सुर्ख हो चुकी थी। उन आंखों में अब प्यार नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक बवंडर था जो पूरे शहर को निगलने के लिए तैयार था। अब पति अभिनव अब पीछे जा चुका था। अंडरवर्ल्ड का सबसे खूंखार बादशाह लायन पूरी तरह से जाग चुका था। उसने ठंडे स्वर में कहा, अच्छा तो ऐसा हुआ है। अभिनव की आवाज इतनी गहरी, इतनी भारी और इतनी सर्द थी कि पूरे ड्राइंग रूम का तापमान जैसे कई डिग्री नीचे गिर गया।
अनन्या ने अभिनव के इस अचानक बदले हुए अवतार को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अभिनव के अंदर का एक ऐसा ओरा निकल रहा था जो किसी भी इंसान को घुटनों पर ला दे। अभिनव ने अपने दोनों हाथों से अनन्या के गालों पर रखा और उसे बहुत ही कोमलता से उसके आंसू पहुंचे। अभिनव ने आंखों में आंखें डालकर एक बहुत ही शांत लेकिन मौत की तरह अटल आवाज में कहा, तुम बस 10 मिनट का इंतजार करो अनन्या, सिर्फ 10 मिनट। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी इंसान तुम्हारी कपूर इंडस्ट्री को छू भी नहीं पाएगा। उसकी ये बात सुनकर अनन्या घबरा गई और उसने घबरा कर कहा, अभिनव तुम क्या करने वाले हो?" तभी अभिनव के होठों पर एक बहुत ही शैतानी, खौफनाक और कातिलाना मुस्कान आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम 10 मिनट बाद देखना और तुम देखना उल्टा। वो पवन कुमार और उसका बाप संजय कुमार गिड़गिड़ाते हुए, जमीन पर नाक रगड़ते हुए तुम्हारे कदमों में नहीं गिरे तो मेरा नाम भी अभिनव गुप्ता नहीं है। ये कोई आम धमकी नहीं थी, ये लायन का फैसला और फरमान था। जब लायन फरमान जारी करता था तो आसमान से भी मौत बरसती थी। अपनी बात पूरी करते हुए अभिनव ने अनन्या के उस सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो खुद ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ा था और उसने अपनी पैंट की जेब से अपना वो छोटा सा काले रंग का एनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन निकाला। अभिनव ने फोन पर एक बहुत ही हाई लेवल का एनक्रिप्टेड डार्क वेब चैनल डायल किया। यह चैनल सीधा छतरपुर के बेसमेंट में बैठी दुनिया की सबसे खतरनाक हैकर अनिका और दिल्ली के अंडरवर्ल्ड किंग विक्रम से जुड़ता था। तभी दूसरी तरफ से अनिका की और विक्रम की दोनों एक साथ लाइन पर आ गए। उन्होंने कहा, यस लाइन। उनकी आवाज में वो अलर्टनेस थी कि किसी युद्ध की शुरुआत से पहले सैनिकों में होती है। तभी अभिनव की आवाज किसी गरजते हुए बादल की तरह फोन के माइक में गूंजी। उसने दहाड़ कर कहा, अनिका विक्रम, मुझे एक काम करवाना है और मेरा ये काम अभी इसी सेकंड में पूरा होना चाहिए। उसकी आवाज इतने गुस्से और इतनी ठंडक में थी कि फोन के पार बैठे अनिका और विक्रम भी सिहर उठे। तभी आगे से विक्रम ने दहाड़ कर कहा, हुक्म कीजिए लायन। इधर से अभिनव ने तुरंत ऑर्डर देकर कहा, दिल्ली का ग्रुप कुमार ऑफ इंडस्ट्रीज, संजय कुमार और उसका बेटा पवन कुमार, मुझे ये पूरी की पूरी कंपनी, उसका पूरा परिवार अभी के अभी रोड पर चाहिए। इन्हें पूरी तरह से तबाह कर दो। अभिनव ने नाम लेते ही ऐसे चबाया जैसे वो उन्हें अपने दांतों के तले चबा रहा हो। उसकी यह बात सुनते ही उधर से अनिका ने अपने कीबोर्ड पर तुरंत खटखट करके उनका डेटा निकालना शुरू करके कहा, कुमार ग्रुप लाइन, ये तो बहुत बड़ी फाइनेंशियल और रियल एस्टेट फर्म है। इनके पास हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। तभी अभिनव ने चीख कर कहा, मुझे कोई परवाह नहीं कि उनके पास कितना पैसा है, मुझे भिखारी चाहिए। अनिका, कुमार ग्रुप के जितने भी स्विस बैंक अकाउंट, सरकारी टेंडर, प्राइवेट फंड हैं, उन सबको उसी तरह से ब्लॉक करो, खाली करो, जैसे तुमने ट्राइडेंट, कार्टर और सिंघानिया का किया था। इनके सारे काले धंधे, उनकी सारी चोरी, डेटा अभी के अभी इनकम टैक्स और सीबीआई के सर्वर पर फ्लैश कर दो। उसकी वो दहाड़ पूरे कपूर मेंशन में गूंज गई। सोफे पर बैठी अनन्या भी इस दहाड़ से कांप उठी। वहीं उधर अनिका की उंगलियां लगातार काम करने लगी थी। वो पूरा डेटा खोज रही थी। सभी उसने रिएक्ट करके कहा, डन लाइन, मैं अभी मुकेश अंकल के हैकिंग राउट्स का इस्तेमाल करके कुमार ग्रुप ऑफ के सारे इंटरनेशनल बैंक अकाउंट फ्रीज कर रही हूँ। अगले 5 मिनट में उनकी मार्केट वैल्यू मिट्टी में मिल जाएगी। वहीं अभिनव अभी रुका नहीं था। उसका गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह था। उसे सब कुछ जलाकर भस्म कर देना चाहता था। उसने पवन कुमार को कल रात बख्श दिया था, लेकिन आज पवन की शेर की पूंछ पर पैर रखना की गलती कर दी। अभिनव ने फोन पर दूसरा ऑर्डर देकर कहा, विक्रम। तभी उधर से विक्रम ने कहा, मैं तैयार हूं लायन। उसके बाद सुनते ही इधर से अभिनव ने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, पवन कुमार ने मार्केट में अपने बाप की दौलत का खौफ दिखाकर कपूर इंडस्ट्री के इन्वेस्टर्स को डराया। अब उन्हें बताओ कि असली खौफ क्या होता है। और पूरे मार्केट में, दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में, दलाल स्ट्रीट से लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बोर्ड रूम तक मेरी ये दहाड़ पहुंचा दो। उधर से विक्रम ने तुरंत पूछा, क्या मैसेज देना है लायन? तब इधर से अभिनव ने अपने शब्दों में जहर और बारूद भर कर कहा, मैसेज दो कि अगर किसी ने भी, किसी भी इन्वेस्टर्स या कंपनी ने कपूर इंडस्ट्री के खिलाफ जाने की कोशिश की
तो या तो कुमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की 1 रुपए की भी हेल्प की कोशिश की तो वो सीधा लायन के खिलाफ जाएगा, और जो लायन के खिलाफ जाएगा उसका ना तो वजूद बचेगा और ना ही उसका खानदान। ये कहते हुए उसकी आंखें खौफनाक में हो चुकी थी। दूसरी तरफ से विक्रम ने एक खूंखार हंसी हंसकर कहा, ये मैसेज अभी मार्केट में हर बड़े प्लेयर के फोन पर लाल रंग में शेर वाले सिंबल के साथ फ्लैश हो जाएगा लायन। आज मार्केट में भूकंप आएगा। तभी अभिनव ने आखिरी वार करके कहा, और विक्रम, फरहान से कहो कि अपने लड़कों को भेजे। पवन कुमार और संजय कुमार मुझे कपूर मेंशन की गेट पर घुटनों के बल चाहिए। तभी उधर से विक्रम ने तुरंत जवाब देकर कहा, सिर्फ 10 मिनट लायन, आपका शिकार आपके कदमों में होगा। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव ने फोन काट दिया और उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद अभिनव पलटा और उसने देखा कि अनन्या सोफे पर बुत बनकर बैठी हुई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका मुंह खुला हुआ था और उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। अनन्या ने अभी अभी जो नजारा देखा था, जो बातें सुनी थी, वो किसी भी आम इंसान का दिमाग सुन करने के लिए काफी थी। उस रात क्लब में उसे लगा कि अभिनव ने रोहन यादव को सिर्फ इशफाक शाह के खौफ की वजह से डराया था। उसे लगा कि अभिनव के पीछे दुबई में किसी अरबपति की ताकत है। लेकिन अभी अभी जो हुआ और उसने जो सुना था, अभिनव कि किसी इशफाक शाह को उसने कॉल नहीं किया। अभिनव ने किसी अनिका और विक्रम नाम के लोगों को कॉल किया, और जिस तरीके से अभिनव ऑर्डर दे रहा था, कुमार ग्रुप को रोड पर ले आओ, इन्हें तबाह कर दो, मार्केट में मेरी दहाड़ पहुंचा दो, ये किसी अरबपति के मुंह बोले भाई या सिक्योरिटी गार्ड का लहजा नहीं था। ये लहजा एक ऐसे इंसान का था जो खुद एक अरबपति से भी लाखों गुना ज्यादा ताकतवर था। ये लहजा एक सम्राट, एक अंडरवर्ल्ड का था। और सबसे बड़ा बात, लायन, अभिनव ने फोन पर कहा था, जो कपूर इंडस्ट्री के खिलाफ जाएगा और वो सीधा लायन के खिलाफ जाएगा। अनन्या का दिमाग एक भयंकर आंधी में फंस चुका था। उसने मन ही मन में सोचा, लायन कौन है ये? क्या क्या अभिनव ही लायन है? तभी अभिनव ने धीरे धीरे चलकर अनन्या के पास आकर उसके चेहरे से वो खौफनाक गुस्सा अब गायब हो चुका था। वहां वापस वही प्यार और सुकून आ गया था। उसने टेबल पर रखी वो चाय की प्याली उठाई जो उसने अपने हाथों से बनाई थी। चाय अभी भी गर्म थी। अभिनव ने बहुत ही प्यार से वो प्याली अनन्या के हाथों में थमा कर कहा, चाय पियो अनन्या, तुम्हारी फेवरेट मसाला चाय है, ठंडी हो जाएगी। अनन्या के हाथ इतने कांप रहे थे कि प्याली प्लेट से टकराकर खट खट की आवाज कर रही थी। अनन्या हकलाने लगी। उसने हकला कर कहा, अभिनव, तुमने अभी फोन पर क्या कहा? कुमार ग्रुप को बर्बाद, वो लायन कौन है? अभिनव, तुम कौन हो? ये कहते हुए अभिनव को उन गहरी आंखों से देख रही थी। उसकी ये बात सुनकर आगे से अभिनव ने एक बहुत ही शांत मुस्कान दी। अभिनव ने उसके बालों को सहला कर कहा, मैं तुम्हारा पति हूं अनन्या, और मैंने कल रात तुमसे वादा किया था कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, इस दुनिया का कोई खौफ तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम बस अपनी चाय खत्म करो, मैंने कहा था ना, 10 मिनट। इधर अभिनव कपूर मैशन में अपनी पत्नी को चाय पिला रहा था, और उधर दिल्ली के कॉरपोरेट मार्केट और शेयर बाजार में एक ऐसा भयंकर भूकंप आ चुका था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। महज 3 मिनट के अंदर उधर कुमार ग्रुप का हेड ऑफिस में संजय कुमार, पवन का बाप, अपने आलिशान कैबिन में बैठा हंस रहा था। पवन भी सामने सोफे पर बैठा महंगा शिकार पी रहा था। पवन ने हंसकर कहा, मजा आ गया डैड, कल उस अभिनव ने मेरी बेइज्जती की, आज हमने उसकी बीवी की कंपनी के सारे इन्वेस्टर्स तोड़ दिए, अब वो घुटनों के बल हमारे पास आएगी। आगे से संजय कुमार ने घमंड से कहा, बिल्कुल बेटे, पैसों की ताकत के आगे सबको झुकना पड़ता है। उसने इतना ही कहा था, तभी संजय कुमार के कैबिन का दरवाजा जोर से खुला। उनका सीएफओ पागलों की तरह हाफता हुआ है, पसीने से लथपथ अंदर घुस गया। उसने चीख कर कहा, सर सर, हम लूट गए सर। सीएफओ चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। तभी संजय कुमार ने अपनी कुर्सी पर उछल कर कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? आगे से सीएफओ ने घबरा कर कहा, सर, अभी अभी हमारे स्विस बैंक और मॉरिशस वाले सारे सारे ऑफशोर अकाउंट हैक हो गए हैं। हमारा सारा कैश रिजर्व हो गया है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी को हमारे काले धंधों की ईमेल पता चल गई। उनके छापे पड़ने वाले हैं सर। उसकी ये बात सुनकर संजय कुमार का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, क्या
तभी पवन का फोन जोर जोर से बजने लगा। उनके सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स फोन कर रहे थे। जैसे ही उसने फोन उठाया, उधर से आवाज आई, सर, सरकार ने हमारे वो 3 मेगा हाईवे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए। हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स काम छोड़कर भाग रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर पवन ने हाथ से सिगार छूटकर नीचे गिर गया। इधर जब ये सब कुछ हुआ, उसी वक्त दिल्ली और मुंबई के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, जिन्होंने पवन के कहने पर कपूर इंडस्ट्री से पैसा निकाला था, उनके मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन पर अचानक एक बहुत बड़ा खौफनाक मैसेज पॉपअप हुआ। काली स्क्रीन पर लाल रंग से दहाड़ता हुआ शेर बना था और नीचे एक लाइन लिखी थी, कपूर इंडस्ट्रीज द अंडर द प्रोटेक्शंस ऑफ द लायन, एनीवन हेल्पिंग कुमार ग्रुप और गोइंग अगेंस्ट कपूर इंडस्ट्रीज विल फेस कंप्लीटली एनिलेशंस लायन। आखिर क्या करेंगे अब सभी इन्वेस्टर्स? क्या पूजा सहगल को इस बारे में पता चलेगा, वो कोई एक्शन लेगी? क्या होगा आगे की कहानी में जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। और अगर आप हॉरर की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारा नया चैनल सुकून एफएम हॉरर को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आज शाम को विजिट जरूर करें और नई कहानी को जरूर सुनें।